हेलो स्टूडेंट्स। हम हिंदी के समाज से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में समासों से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताएं कि द्विगु समास किस पद में है। तो द्विगु समास को पहचानना है। ऑप्शन दे रखे हैं, संदर्भ, आजन्म, वनगमन या पंचवटी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास की ये पहचान है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो इसमें पंच 5 का भाव है, तो उसमें चौथा ऑप्शन डी हमारा ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो जिस पद में विशेषण और विशेष्य की उपलब्धता हो वह कर्मधारय समास होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि शेखर में बहुव्रीहि समास का कौन सा भेद है? तो शशि शेखर में बहुव्रीहि समास का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए समानाधिकरण, ऑप्शन बी तुल्य योग या ऑप्शन सी व्याधिकरण या ऑप्शन डी व्यतिहार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी व्याधिकरण भेद हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। अगला प्रश्न है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा शरण को आया हुआ या शरण में आया हुआ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास का अधिकरण कारक की विभक्ति है। इसका ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? तो उस कर्मधारय समास को पहचानना है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी नीलोत्पलम या ऑप्शन सी चतुर्युग्म या ऑप्शन डी चक्रपाणि। तो कर्मधारय पहचानना है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा नीला उत्पलम। तो यहाँ पर नीला विशेषण है का प्रयोग हुआ है और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है वह कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या द्वंद्व समास है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? तो द्विगु समास को पहचानना है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी चरण कमल या ऑप्शन डी सी पंचानन या ऑप्शन डी रामश्याम। तो द्विगु समास को पहचानना है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी पंचानन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययभाव समास का पद है? तो कुमारी, ऑप्शन ए प्रतिदिन, आचार कुशल या ग्राहगत। तो जिसमें अव्ययभाव समास की यह पहचान है कि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है। तो प्रति प्लस दिन, तो ये प्रतिदिन जो है अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? तो देशांतर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या कर्मधारय है? तो इसमें उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी कर्मधारय। देशांतर, देश और अंतर का अन्य देश, तो इसमें संज्ञा और विशेषण दोनों का समावेश है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा?
अष्टधाई यहाँ पर एक विशेष पुस्तक के तौर पर जो है अष्टध्यायी पुस्तक जो है पाणिनि द्वारा रचित एक पुस्तक है, जो कि एक शब्द के लिए ऋण हो जाती है ये। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर बहुब्रीहि ना होता तो हम दिगु ऑप्शन से यहाँ पर लगाते। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी एक विशेष प्रकार की पुस्तक है जिस जिसका जिसको रचा गया था पाणिनि द्वारा। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद ही अप्रधान होते हैं? तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो वो ऑप्शन हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यह एक विशेष अर्थ पर ऋण हो जाता है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु का विग्रह होगा। तो सप्त सिंधु का सही विग्रह क्या होगा? 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का है जो समूह, या 7 है सिंधु, या 7 सिंधुओं वाला। तो सप्त सिंधुओं का सही विग्रह क्या होगा, यह पहचानना है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सिंधुओं का समूह। तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जहाँ समूह की बात हो वहाँ पर द्विगु समास के अंतर्गत आता है। सप्त यहाँ 7 संख्या का भी बोध हुआ है। अगला प्रश्न है, दही बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दही बड़ा किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हम दही में बड़ा। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? हाथों हाथ, ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो हाथों हाथ में हमारा यहाँ पर उचित ऑप्शन हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है, घुड़सवार में समास कौन सा है, यह पहचानना है। तो घुड़सवार में द्विगु है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययीभाव समास है। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा घोड़े पर सवार, घुड़सवार, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययीभाव समास का कौन सा उदाहरण है, यह पहचानना है। ऑप्शन ए लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन या छत्रधारी। तो अव्ययीभाव समास हमारा भरपेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर डैश बानर शब्द किस समास का उदाहरण है? नर बानर में किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि का, अव्ययीभाव समास का, द्वंद्व समास का या तत्पुरुष समास का। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? नर और बानर, ऑप्शन सी द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा? तो स्वर्ण घट का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए स्वर्ण में घट, या ऑप्शन बी घट में स्वर्ण, या ऑप्शन सी स्वर्ण में घट, या ऑप्शन डी घट के लिए स्वर्ण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी स्वर्ण घट का हो जाएगा, स्वर्ण का घट, जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि का, अव्ययीभाव समास का, द्वंद्व का या तत्पुरुष समास का। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास का, अकाल से पीड़ित। ये तत्पुरुष समास का करण कारक के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है,
पुत्र शोक। पुत्र शोक किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का, अव्ययीभाव समास का, द्वंद्व समास का या तत्पुरुष समास का? तो पुत्र का शोक, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है महाविद्यालय किस समास का उदाहरण है? तो महाविद्यालय किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का, अव्ययीभाव समास का, द्वंद्व का, तत्पुरुष समास का? तो महान विद्यालय, तो महा यहाँ पर विशेषण है और विद्यालय यहाँ पर संज्ञा है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कर्मधारय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करना है। तो द्विगु समास किस शब्द में है उसको पहचानना है। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो द्विगु समास में संज्ञा का बोध हो जाएगा, तो सप्त और समूह का बोध होता है। तो सप्ताह जो है 7 दिनों का समूह होता है, तो सप्ताह हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। आजीवन अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है। तो अव्ययीभाव समास को पहचानना है, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? लेन देन, सज्जन, चिड़ीमार, परोक्ष। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी, परोक्ष में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पर प्लस अक्ष पर यहाँ पर उपसर्ग लग जाएगा। सज्जन में कर्मधारय हो जाएगा, सद प्लस जन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बताएं कि द्विगु समास किस पद में है। तो निम्नलिखित में बताएं कि द्विगु समास किस शब्द में है। पंचवटी, वनगमन, आजन्म, संदर्भ। तो पंचवटी में हमारा यहाँ पर द्विगु समास है, 5 संख्या का बोध हुआ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसमें सही समासिक पद है। तो किसमें सही समासिक पद है को पहचानना है। ऑप्शन ए पुष्पधन्वी, ऑप्शन बी दिवरात्रि, ऑप्शन सी त्रिलोकी या ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो किसमें सही समासिक पद है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दिवरात्रि दिन और रात। त्रिलोकी ये बहुव्रीहि समास के अंदर आ सकता है, पुष्पधन्वी भी और मंत्री परिषद भी। शेष ए और बी डी जो है ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, लेकिन जो सही समासिक पद है वो दिवरात्रि दिन और रात द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो प्रथम पद जो है उसका संख्यावाची हो तो द्वंद्व होता है, वो तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है या अव्ययीभाव समास होता है? तो वो है द्विगु समास होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में क्या समानता है? दोनों में ही एक शब्द विकास होता है, दोनों में ही शब्द विकास होता है, या ऑप्शन बी संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं, या ऑप्शन सी संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, या ऑप्शन डी दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी ही हो जाएगा, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण को पहचानना है। पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, रुपया और पैसा। ये नेत्रहीन तत्पुरुष समास, पीताम्बर बहुव्रीहि भी हो सकता है और कर्मधारय भी। चौराहा द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्विगु समास का उदाहरण को पहचानना है। अनन्य, ऑप्शन बी दिन रात, ऑप्शन सी चतुरानन या ऑप्शन डी त्रिभुवन। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी त्रिभुवन। 3 संख्या का बोध हुआ है यहाँ पर, तो त्रिभुवन जो है द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। चतुरानन ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। दिन रात द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अनन्य जो है ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण को पहचानना है। ऑप्शन ए निशिदिन, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी पंचानन या ऑप्शन डी ज्ञान गंगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी पंचानन। ये जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास कहते हैं, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो उसे हम कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? तो द्वंद्व समास को पहचानना है। ऑप्शन ए पाप पुण्य, ऑप्शन बी धड़ाधड़, ऑप्शन सी कला प्रवीण या ऑप्शन डी त्रिभुवन। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होता है, धड़ाधड़ में अव्ययभाव समास होएगा, वो कला प्रवीण, कला में प्रवीण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, त्रिभुवन ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, व्यास होता है, टिप्पणी होती है या सार होता है? तो समास का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वह संक्षेप होता है, छोटा करना, संक्षेप करना। अगला प्रश्न है, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय है? तो योग के लिए दान, इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा या डी होगा? योग, तो योग का दान, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, योग के लिए दान। अगला प्रश्न है, देव जो महान है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, अव्ययभाव समास का, कर्मधारय समास का या बहुव्रीहि समास का? तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, देव जो महान है वह कर्मधारय का के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताएं। तो गंगा जल में किस समास का भेद है? तत्पुरुष का, द्वंद्व का, अव्ययभाव समास का या कर्मधारय का? तो गंगा का जल, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, संबंध कारक विभक्ति के साथ। अगला प्रश्न है, सतसई शब्द में समास का भेद बताएं। तो सतसई कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो सतसई 700 की संख्या का समूह, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन हमारा बी। अगला प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है? तो पंचानन बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि है, द्विगु है और तत्पुरुष समास है। तो भाई बहन दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। तो 54 में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है या द्विगु समास है? तो 4 राहों का समूह, जहाँ समूह का बोध हो जाए और संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता हो, वहाँ द्विगु समास आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण को पहचानना है जो उचित भी हो। निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुषसिंह? तो पंचानन यहाँ पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पंचामृत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या द्विगु है? तो पंचामृत, तो यहाँ पे भाई 5 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास या ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास या ऑप्शन डी द्विगु समास? तो त्रिवेणी में कौन सा समास हो जाएगा इसमें?
ऑप्शन बी डी द्विगु समास। यहाँ पर संख्या का बोध हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों हैं? तो समास भी है और संधि भी है, वह शब्द कौन सा है, यह पहचानना है। ऑप्शन ए यज्ञशाला, ऑप्शन बी स्वयंधर्म, ऑप्शन सी जलोष्मा या ऑप्शन डी पंकज। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जलोष्मा। इसमें संधि भी है, जल प्लस ऊष्मा, ये संधि हो गई है, और जलोष्मा एक समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो रसगुल्ला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, अव्ययभाव समास है या द्विगु समास है? तो रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। रस से बना गुल्ला, रसगुल्ला, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है जो कर्ण कारक की विभक्ति के अंतर्गत आएगा। गर्भ शून्य शब्द में समास है, तो गर्भ शून्य में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है? तो यह पहचानना है। तो इसका उचित ऑप्शन हो जाएगा गर्भ शून्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कर्ण तत्पुरुष समास है। गर्भ में गर्भ से शून्य